14 जुलाई की सुबह बहुत ही शोर शराबे के साथ लोगों की आंखें खुलती हैं। जैसे ही लोग बाहर आकर देखते हैं तो चारों ओर राजा के सैनिक तैनात थे। कहीं से उड़ती उड़ती खबर आती है कि राजा सभी के ऊपर ओपन फायरिंग करवाने वाला है। कुछ ही पलों में यह खबर किसी आग की तरह पूरे पेरिस में फैल चुकी थी। चारों ओर सिर्फ डर का माहौल था, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और बोले, अगर मरना ही है तो क्यों ना लड़कर मरें। लेकिन लड़ने के लिए तो हथियार चाहिए, और हथियार के नाम पर सभी के घर में सिर्फ बिलना ही था। लोगों ने सोचा, ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें हथियार चाहिए। इन्हीं हथियार की तलाश में लोग प्रिजन में घुस आए और सारे सैनिकों को मारकर हथियार लूट लिए। इस लड़ाई में प्रिजन का कमांडर मारा जाता है, जिसके बाद लोग सारे प्रिजनर्स को भी रिलीज कर देते हैं। धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे फ्रांस में आग की तरह फैलता गया और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने किंग को गिलोटिन में डालकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब हुआ क्यों? इसी को जानेंगे हम हमारे इस चैप्टर में। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर हम बुक का एक ओवरव्यू देखें तो हमारा पहला टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जिसमें हम जानेंगे कि 1775 के आसपास जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उस टाइम पर सोसाइटी कैसी थी, लोग क्या करते थे और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। हमारा दूसरा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, जिसमें हम समझेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले भी सालों से लोग राजाओं की गुलामी सहते आ रहे थे, लेकिन 1775 में ऐसा क्या हुआ कि इतिहास में पहली बार लोगों ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हमारा तीसरा टॉपिक है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे लोगों के द्वारा फ्रांस में पूरी तरह से मोनार्की को खत्म किया गया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, जिसके अंदर लोगों के पास वोट करके अपना लीडर चुनने का हक था। हमारा चौथा टॉपिक है डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, जिसमें हम जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से वुमेन को कोई फायदा हुआ भी या नहीं। इसके बाद हमारे दो और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और दूसरा है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इन टॉपिक्स में हम जानेंगे कि कैसे इस फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद लोगों की जिंदगी धीरे धीरे अच्छी होती गई। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब 1775 के आसपास फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। 1775 के पहले फ्रेंच की सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांटा गया था। इस सिस्टम को एस्टेट सिस्टम कहा जाता था। पहला ग्रुप था फर्स्ट एस्टेट, जिसमें चर्च के लोग होते थे, जिन्हें हम क्लर्जी कहते हैं। इनकी पोजीशन सोसाइटी में काफी हाई थी और सबसे बड़ी बात, इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। फिर आता है सेकंड एस्टेट, इन्हें नोबिलिटी कहा जाता था। ये लोग राजा के दूर के रिश्तेदार थे और मोस्टली जमींदार थे, जिन्हें भी टैक्स फ्री लाइफ मिलती थी, आराम से जीते थे, पार्टीज करते थे और सोसाइटी में इनका भी काफी इन्फ्लुएंस था। अब तीसरा ग्रुप था थर्ड एस्टेट, और ये था सबसे बड़ा ग्रुप, लगभग पॉपुलेशन का 98% हिस्सा। ये थे आम लोग, मजदूर, किसान, बिजनेसमैन्स और मिडिल क्लास लोग। इनके ऊपर ही सारे टैक्स का बोझ था। सोचो, मेजॉरिटी लोग मेहनत भी करें, पैसा भी भरें और उनके पास राइट्स लगभग 0 हों, तो क्या ये फेयर है? और यही अनफेयरनेस लोगों के दिमाग में चुभने लगी थी। ऊपर से फ्रांस की इकोनॉमी भी काफी खराब हो गई थी। जब लुई 16 फ्रांस के नए किंग बने तो उन्होंने कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लिए जिससे देश की फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई। पहले से ही फ्रांस सालों से अपने पड़ोसी देश ब्रिटेन के साथ वॉर कर रहा था, जिसकी वजह से उन पर 2 बिलियन लिवरे का कर्ज था। लेकिन तभी अमेरिका रोते हुए लुई 16 के पास पहुंचा और बोला, लुईस भैया, आपका सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन हम पर कब्जा करके बैठा है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमें पैसे चाहिए, प्लीज हमारी मदद कर दो ना। अब लुईस 16 बोला, अच्छा तो ये ब्रिटेन तुम्हारा भी दुश्मन है, ये हमारा भी दुश्मन है, जाओ तुम जंग लड़ो, मैं तुम्हें लोन लेकर देता हूं। और इस कारण फ्रांस, जिसकी हालत पहले ही इतनी खराब थी, उसका लोन अमाउंट अब बढ़कर 2 बिलियन लिवरे से 3 बिलियन लिवरे पहुंच गया। अब धीरे धीरे फ्रांस ने जिन भी कंट्रीज से लोन लेकर अमेरिका को दिया था, वो 10% इंटरेस्ट के साथ अपने पैसे वापस मांगने लगे, जिस कारण लुई 16 ने बहुत सी बेसिक डेली यूज होने वाली चीजों पर भी टैक्स लगा दिया, जैसे सॉल्ट और ब्रेड, जिन पर आम आदमी की जिंदगी चलती थी। ऊपर से राजा की वाइफ मैरी एंटोनेट के खर्चे, जो आग में घी डालने का काम किया। वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और फ्रांस आकर भी उसकी लैविश लाइफस्टाइल नहीं बदली। वो साल में लगभग 300 कस्टम मेड रॉयल ड्रेसेस ऑर्डर करती थी, डिजाइनर विग्स, लगभग हर दिन ग्रैंड पार्टियां
और ऊपर से उसके लिए अलग से बनाए गए पैलेस पर हजारों गोल्ड कॉइन खर्च होते थे, जिसका कोई हिसाब नहीं था। ये सारी चीजें बताती हैं कि उस टाइम फ्रेंच सोसाइटी के बीच कितनी इनइक्वालिटीज थीं। एक तरफ जहां थर्ड स्टेट के लोगों के पास खाने को खाना भी नहीं था, तो वही फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग बिना किसी मेहनत के लैविश लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कर रहे थे। लेकिन लोगों के सब्र का बांध तब टूट गया जब बात उनके सर्वाइवल पर आ गई, और यही जानेंगे हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, लेकिन 1789 तक पहुंचते पहुंचते ये बढ़कर 28 मिलियन हो चुकी थी। पॉपुलेशन बढ़ी तो ज्यादा लोगों के खाने के लिए ज्यादा खाना भी चाहिए, लेकिन होता है इसका उल्टा। एक बार सूखा पड़ जाने से फसल होती नहीं है, तो वहीं अगली बार बर्फबारी की वजह से फसल कटने से पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। धीरे धीरे कंडीशंस बिगड़ती गईं और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, लोग भूख से मरने लगे। और ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस, जब ऐसी स्टेज आ जाए कि लोग भूख से मरने लगें। खैर, कुछ सालों में धीरे धीरे लोगों की सिचुएशंस नॉर्मल होने लगीं, और थर्ड स्टेट के वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वेस्ट किए, वो अच्छे खासे पैसे भी बनाए, जिससे ना सिर्फ वो अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर पाए, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर पाए। इसी को समझते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। मतलब एक बढ़ता हुआ मिडिल क्लास ये उम्मीद करता है कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट की प्रिविलेजेस अब खत्म होनी चाहिए। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि थर्ड एस्टेट में न सिर्फ फार्मर्स और वर्कर्स आते थे, बल्कि कुछ बड़े बिजनेसमैन भी थे। और 18th सेंचुरी में जिन भी बिजनेसमैन ने इंटरसी ट्रेड में पैसे लगाए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वेस्ट किए, वो अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। अब जैसे ही थर्ड स्टेट के कुछ लोगों के पास पैसे आए, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने लगे। एजुकेशन से थर्ड एस्टेट के लोगों को यह समझ आने लगा कि राजा महाराजा कोई भगवान के अवतार नहीं है, वो भी हमारे ही तरह इंसान हैं। साथ ही साथ फ्रेंच का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका अब ब्रिटेन से आजाद था, जहां कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिविजुअल राइट्स लाए गए। अब अमेरिका को देखकर कहीं ना कहीं फ्रेंच के लोगों के मन में भी यह चाहत उठती है कि क्यों ना हम भी किंग को हटाकर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाएं, जो हमारे वोट्स से चुनी गई हो, जो हमारी प्रॉब्लम समझे, हमारे लिए काम करे। एक तरफ जहां धीरे धीरे लोगों के अंदर किंग को हटाने का ख्याल चल ही रहा था, वहीं दूसरी ओर लुई 16 टैक्स बढ़ाने का आदेश दे देता है। इसे सुनते ही लोगों के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और आखिरकार लोग राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और इसी को डीप में समझेंगे हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। पिछले टॉपिक में हमने उन वजहों को देखा जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें पहला था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी, दूसरा था लुई 16 के द्वारा लिए गए कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजन, जैसे लोन लेकर अमेरिका की मदद करना, तीसरा था पैलेस और रानी साहिबा के हाई क्लास खर्चे। एक तो पहले ही फ्रांस और ब्रिटेन के बीच वॉर चल रही थी, ऊपर से इन वजहों से राजा का खजाना खाली हो चुका था, और अब फ्रांस पे कर्ज का दबाव इतना ज्यादा था कि उधार देने वाले रोज नया हिसाब मांगा करते थे। इस टेंशन से निकलने के लिए लुई 16 ने सोचा कि क्यों ना थर्ड एस्टेट पर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए जाएं। लेकिन टैक्स बढ़ाने का फैसला फ्रांस का कोई भी राजा अकेले नहीं ले सकता था। उसे एक खास मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिसे कहा जाता था एस्टेट्स जनरल। यह मीटिंग एक पॉलिटिकल गैदरिंग होती थी, जिसमें सोसाइटी के 3 अलग अलग एस्टेट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। मीटिंग में पहले और दूसरे एस्टेट ने 300-300 लोग भेजे, जबकि तीसरा एस्टेट, जिसमें मिडिल क्लास और कॉमन लोग थे, उसने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। एस्टेट्स जनरल की इस मीटिंग में सबसे बड़ी दिक्कत थी वोटिंग सिस्टम। हर एस्टेट को सिर्फ एक वोट देने का हक था, मतलब फर्स्ट और सेकंड एस्टेट मिलकर 2 वोट दे सकते थे, और थर्ड एस्टेट, जिसमें पॉपुलेशन का 98% हिस्सा था, उसके पास भी सिर्फ एक वोट था। इसलिए तीसरे एस्टेट के लोगों ने मांग की कि इस बार वोटिंग इंडिविजुअल बेसिस पर होनी चाहिए, ना कि ग्रुप वाइज। जैसे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से 300-300 रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्हें टोटल 600 वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और जो कि थर्ड एस्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमें 600 वोट मिलना चाहिए, जिससे वोटिंग फेयर हो। लेकिन लुई 16 ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, और जब किंग ने पूछा कि टैक्स बढ़ाना चाहिए या नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग, जिन्हें टैक्स देना ही नहीं पड़ता है, उन्होंने टैक्स बढ़ाने के लिए वोट किया, जिससे थर्ड एस्टेट के लोग नाराज होकर मीटिंग से बाहर चले गए। और लगभग 1 महीने बाद 20 जून 1789 को ये सभी लोग चुपचाप वर्साइल्स के एक पुराने अंडरग्राउंड टेनिस कोर्ट में मीटिंग किए और एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिए।
सभी ने ओथ ली कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले जो किंग की पावर को लिमिट कर सके। इसी दिन इन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इनके दो मेन लीडर्स थे, मिराबो और अब्बेसियस, जिन्होंने नेशनल असेंबली को लीड किया। अब एक तरफ जहां नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करने में लगी थी, वहीं दूसरी ओर टैक्स बढ़ने के बाद आम लोगों की सिचुएशन जो पहले से ही खराब थी अब बद से बदतर हो गई। हाई टैक्स इंप्लीमेंट करने के बाद अब लोग ब्रेड, जो फ्रांस का मेन फूड आइटम है, उसे तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ टैक्स बढ़ने की वजह से अब फूड शॉर्टेज होने लगी। ब्रेड शॉप्स के बाहर महिलाएं घंटों खड़ी रहती थीं, इस उम्मीद में कि उनका नंबर आए, उन्हें थोड़ी सी ब्रेड मिल जाए ताकि अपने बच्चों को कुछ खिला सकें। लेकिन जब उनका नंबर आता तो दुकानदार सिर्फ इतना कहता, ब्रेड खत्म हो गया। फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया था कि औरतें गुस्से में ब्रेड शॉप्स पर ही हमला करने लगीं। भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया था रिवोल्ट करने के लिए। साथ ही साथ गांवों में जब राजा के लोग टैक्स लेने आए तो थर्ड एस्टेट के लोग उन्हें मारपीट कर भगा देते। एक तरफ जहां शहरों में महिलाएं ब्रेड शॉप्स पर हमला कर रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर गांवों में फार्मर्स राजघराने के उन लोगों पर हमला बोल दिए जिन्हें किंग ने टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी थी। अब जैसे ही सिचुएशन हाथों से निकलती दिखी, लुईस 16 सिचुएशन संभालने के लिए आर्मी को पूरे शहर में तैनात होने का आदेश देता है। लेकिन किसी ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि राजा हम पर फायरिंग कराने वाला है। अब इसे देखकर थर्ड एस्टेट के सारे लोग इकट्ठे हो गए और 14 जुलाई 1789 को बास्टिल पर अटैक कर दिए, जो एक बड़ी सी जेल थी जहां राजा के खिलाफ जाने वाले लोग बंद किए जाते थे। ये सब देखकर राजा भी घबरा गया। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास लोगों की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। और आखिरकार 4 अगस्त 1789 को राजा ने नेशनल असेंबली द्वारा दिया गया एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसे बोला गया ऑगस्ट डिक्री। इस डिक्री में कहा गया कि फ्रांस में अब फ्यूडल सिस्टम यानी जमींदारी खत्म की जाएगी और जो प्रिविलेजेस सिर्फ जन्म के बेसिस पर नोबिलिटी और क्लर्जी को मिलते थे, वो सारी प्रिविलेजेस आज से ही अबॉलिश कर दिए जाएंगे। क्लर्जीज ने जिन लैंड्स को ऑक्यूपाई किया था, जब उसे उनसे वापस लेकर फ्रांस के रिच बिजनेसमैन को बेचा गया तो उससे इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि फ्रांस का सारा 2 बिलियन लीवर का कर्जा भी पे हो गया। तो एक तरह से थर्ड एस्टेट यानी आम जनता ने सिर्फ रिवोल्ट नहीं किया, बल्कि पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। इनइक्वालिटी और फ्यूडलिज्म मतलब भेदभाव और जमींदारी अब काफी हद तक खत्म हो गई और आखिरकार नेशनल असेंबली ने जो टेनिस कोर्ट में ओथ ली थी उसे पूरा किया और किंग की पावर लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की गई। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, इसे समझते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पिछले टॉपिक में हमने देखा लोगों ने जब मोनार्की के अगेंस्ट आवाज उठाई, उनका सपना था एक ऐसा सिस्टम जहां सबके साथ इंसाफ हो, सबको इक्वल राइट्स मिलें और किसी एक आदमी के पास सारी पावर ना हो। आखिरकार 20 जून 1789 के दिन इंडोर टेनिस कोर्ट में लोगों ने नेशनल असेंबली फॉर्म की, जिसका मेन काम था एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। यह कॉन्स्टिट्यूशन बना ही इसीलिए था कि राजा की पावर को लिमिट किया जा सके और डिसीजंस किसी एक आदमी के मूड पर नहीं, बल्कि लॉ के फ्रेमवर्क पर डिपेंड करें। इस नए सिस्टम में किंग तो अभी भी था, पर उसकी पावर सिर्फ नाम की रह गई थी। वो तभी कुछ कर सकता था जब कॉन्स्टिट्यूशन उसे अलाउ करे। इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने किंग की पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम था कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम था उसे लागू करवाना और जुडिशियरी का काम था जो कानून को फॉलो ना करे उसे सजा सुनाना। और इसी को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां राजा तो था पर कॉन्स्टिट्यूशन से उसकी पावर लिमिट कर दी गई थी। असली पावर थी तो लॉ के हाथ में। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लोगों को लगा अब तो सबके लिए नए और फेयर कानून आएंगे, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग थी। हाँ, इलेक्शंस होने लगे थे, पर हर किसी को वोट देने का हक नहीं मिला। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ्रांस के लोगों को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया, एक एक्टिव सिटीजन्स और दूसरे पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स में आती थी विमेन्स और वो लोग जो कोई भी टैक्स नहीं देते थे, इन्हें वोट देने का हक नहीं था। वहीं एक्टिव सिटीजन्स में आते थे वो मेंस जिनकी एज 25 ईयर से ज्यादा हो और वो इतना टैक्स देते हो जो कम से कम 3 दिन की मजदूर की सैलरी के बराबर हो। तो अगर आप फ्रांस में रहने वाले एक आम आदमी होते जिसके पास ना ज्यादा पैसा था ना प्रॉपर्टी, जिस कारण आप टैक्स भी नहीं भरते, तो सॉरी, आपका वोट का सपना भी सपना ही रह जाता। लेकिन हां, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तब एक डिक्लेरेशन भी लॉन्च किया गया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें लोगों को कुछ बेसिक राइट्स दी गई, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कुछ भी बोलने का अधिकार, राइट टू लाइफ
मतलब जीने का अधिकार, और इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब समानता का अधिकार। बेशक इस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी काफी कमियां थीं, और उन्हीं में एक कमी थी किंग की वेटो पावर। मतलब किंग के पास यह पावर थी कि अगर उसे नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया कोई लॉ पसंद नहीं आया तो वो उस पर साइन न करके अप्रूवल देने से इनकार भी कर सकता था। तो नेशनल असेंबली के लोगों ने सोचा, ऐसे तो हम लॉ बनाते रहेंगे और ये राजा रिजेक्ट करता रहेगा, तो क्यों ना हम किंग की पावर को पूरी तरह से खत्म कर दें। और होता भी कुछ ऐसे ही है, जिसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप किया गया, पर इस सिस्टम से लुई 16 खुश नहीं था। कहीं ना कहीं वो अपनी पावर वापस पाना चाहता था। तो उसने सोचा, क्यों ना एक सीक्रेट प्लान बनाया जाए जिससे वो दोबारा अपनी पावर वापस ले सके। और उसने कुछ आसपास के किंग्स जैसे ऑस्ट्रिया और पर्सिया को अपने साथ कर लिया। उनका प्लान था कि नेशनल असेंबली को हटा दिया जाए और मोनार्की को पूरी तरह से वापस लाया जाए। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी छुप नहीं पाई, और जैसे ही नेशनल असेंबली को इस बात की खबर मिली, इससे पहले कि दूसरे कंट्रीज फ्रांस पर अटैक करें, अप्रैल 1792 में फ्रांस ने पहले ही उन पर धावा बोल दिया। यह पहली बार था जब फ्रांस के हर कोने से लोग खुद आ रहे थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यह सिर्फ कुछ कंट्रीज के खिलाफ जंग नहीं थी, ये जंग थी मोनार्की और इनइक्वालिटी के खिलाफ। इस वॉर में पहली बार लोगों ने देशभक्ति के गीत गाए। इनमें से सबसे फेमस था मार्सेलेज, जो आज भी फ्रांस का नेशनल एंथम है। इस वॉर में मोस्टली थर्ड एस्टेट के गरीब फार्मर्स लड़े, जिनमें काफी सारे लोग तो लड़ते लड़ते ही अपने देश के लिए शहीद हो गए। इतनी डेथ्स की वजह से फ्रांस में लेबर और फार्मर्स की शॉर्टेज हो गई, जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हुआ और अल्टीमेटली चीजों के रेट बढ़ने लगे। प्रॉब्लम यह थी कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग काफी रिच थे, जो महंगी चीजें भी अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन असली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी थर्ड एस्टेट के लोगों को। कहने को तो अब फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री थी, लेकिन सच तो यह था कि इन गरीब किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जब नए कानून बनाए गए तो सिर्फ अमीर लोगों को ही वोट देने का हक मिला। गरीब, मजदूर और जिनके पास जमीन या पैसा नहीं था, उन्हें पैसिव सिटीजन्स डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब वो वोट नहीं कर सकते थे। और जब नेशनल असेंबली में उनका कोई लीडर है ही नहीं, तो इन गरीबों की बातें सुनता कौन। इस इनइक्वालिटी से लोग सोचने लगे, अगर हम राजा को हटाकर नए रूल्स लाए हैं तो यह भेदभाव क्यों सिर्फ रिच लोगों को राइट्स मिले। और तभी नए नए पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे, जैसे आज के जमाने की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। लोगों ने सोचा, अगर सिस्टम हमारी बात नहीं सुन रहा तो हम अपना ग्रुप बना के आवाज उठाएंगे। इन्हीं क्लब्स में सबसे ज्यादा मशहूर नाम बना जैकोबिन्स क्लब। इसमें वो लोग थे जो लोअर मिडिल क्लास से आते थे, जैसे फार्मर्स और लेबर्स। इस क्लब का हेड था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जिसने लोगों के अंदर एक नया जुनून जगाया। उसका कहना था, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, फिर फर्क नहीं पड़ता वो गरीब है या अमीर। अब जितने भी लोग मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को सपोर्ट करते थे और क्लब के मेंबर्स थे, उनका ड्रेसिंग स्टाइल बाकियों से थोड़ा अलग था, इसीलिए कुछ लोग उन्हें सांस्कुलॉटस भी कहते थे। खैर 1792 में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने जैकोबिन्स क्लब के लोगों को कन्विंस कर लिया कि हमें लुई 16 को राजगद्दी से हटाना ही पड़ेगा, वरना वो ऐसे ही अपने देश के खिलाफ साजिशें रचता रहेगा। आखिरकार 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन्स क्लब के बहुत से लोग लुई 16 के पैलेस में घुस आए और रॉयल गार्ड्स को मारने के बाद राजा और उसकी फैमिली को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। नेक्स्ट मंथ ही दोबारा से फ्रेश इलेक्शन कराए गए, जिसमें सभी को वोट देने का अधिकार था, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। इस इलेक्शन के बाद 21 सितंबर 1792 को लोगों द्वारा जैकोबिन क्लब के हेड मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को फ्रांस का नया रूलर इलेक्ट किया गया, और आखिरकार किंग की सारी पावर खत्म करके फ्रांस पूरी तरह से एक रिपब्लिक कंट्री बन चुकी थी। हेड बनते ही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने लुई 16 के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, जिसमें उसे गुनहगार पाया गया, और आखिरकार 21 जनवरी 1793 को उसे मौत की सजा सुनाई गई और सबके सामने गिलोटिन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लोगों ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी इस इंसिडेंट से बहुत खुश थे, पर यह सिलसिला रुकने वाला नहीं था। लुई 16 के बाद मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने उसकी वाइफ मैरी एंटोनेट के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उसका भी सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। लोगों ने कहा, ठीक ही है, और 2 राजा का साथ। लेकिन फिर नंबर आया लुई 16 के बच्चों का, जो सिर्फ 9 से 10 साल के थे। इस बार लोगों को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन यहीं से शुरू हुई एक डेंजरस फेज की, जहां वायलेंस भी एक टूल बन गया पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को साइडलाइन करने का।
कोई भी इंसान जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के खिलाफ आवाज उठाता, फिर चाहे वो उसी की पार्टी का क्यों ना हो, उन सभी को देशद्रोही करार दिया जाता था और गिलोटिन में डालकर उनका भी सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। इसी दौर को कहते हैं द रेन ऑफ टेरर, मतलब दहशत का दौर, जिसे समझते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द रेन ऑफ टेरर। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा कि जैकोबिन क्लब के लोगों ने किंग को मारकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम खत्म किया और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गई, जिसका हेड बना मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। लेकिन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने कुछ ऐसे काम किए कि लोग सोचने लगे, इससे अच्छा तो राजा ही था। शुरुआत में उसने बड़े अच्छे स्पीचेस दिए, इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस की बातें की, पर जैसे ही उसके हाथ में पावर आई, उसकी सोच और हरकतें बदल गईं। उसने एक ऐसी दुनिया बनानी शुरू की जहां सिर्फ उसकी सोच सही थी और जो भी उससे डिसएग्री करे वो या तो जेल में मिलता था या गिलोटीन के नीचे। गिलोटीन एक ऐसी मशीन थी जिससे लोगों का सिर काट दिया जाता था और रोबेस्पियर ने इसे एक रूटीन बना दिया। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला उसका सपोर्टर है या दुश्मन, उसके खिलाफ बोलने का मतलब था मौत। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों की इनकम पे भी उसने लिमिट लगा दी। कहा कि कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा नहीं कमा सकता, जिससे काफी सारे बड़े बिजनेसमैन की लाइफ का लेवल गिरने लगा। सिर्फ इनकम ही नहीं, उसने हर चीज के दाम फिक्स कर दिए। दुकानदार अपना माल महंगा नहीं बेच सकते थे, चाहे वो कितना ही यूनिक क्यों ना हो या उसे बनाने में कितनी भी मेहनत क्यों ना लगी हो। और तो और ब्रेड और मीट तक राशन कर दिया। हर फैमिली को एक फिक्स्ड क्वांटिटी मिलती थी, उनके साइज के हिसाब से। इसके अलावा खेती करने वाले फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो अपनी सारी फसल सिर्फ सरकार को बेचें, वो भी एक फिक्स्ड रेट पर। अगर किसी ने मना किया तो धमकी मिलती थी, कभी जेल तो कभी मौत। रोबेस्पियर ने सोसाइटी को इतना कंट्रोल किया कि लोग अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो तक नहीं कर पाए। चर्च को गवर्नमेंट बिल्डिंग बना दिया गया और बड़े लोगों के मैंशंस को जब्त कर लिया गया। पहले लोग एक दूसरे को मैडम या मसियो कहकर इज्जत से बुलाते थे, लेकिन उसने सब पर जबरदस्ती की कि सबको सिर्फ सिटीजन कहकर बुलाओ, चाहे वो औरत हो या आदमी। उसका मानना था कि अगर सब सेम नहीं लगते तो इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं, इसलिए वो अमीरों को गरीब बनाने में लग गया। उसने महंगी ब्रेड मार्केट से बैन कर दी और सिर्फ एक ही टाइप की ब्रेड छोड़ी, होल व्हीट वाली, जिसे इक्वालिटी ब्रेड कहा जाता था। अमीर हो या गरीब, किसी के लिए कोई अलग ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर डेमोक्रेसी के नाम पे अपना तानाशाही रूल चला रहा है। जो लोग पहले उसके सपोर्टर्स थे वो भी उससे डरने लगे और जब पानी सर के ऊपर चला गया तो फाइनली जुलाई 1794 में सभी लोग मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठा दिए और उसी गिलोटीन से रोबेस्पियर को भी मार दिया गया, जिससे वो दूसरों को मरवाता था। लेकिन सवाल ये आता है, आखिरकार मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बाद फ्रांस का लीडर बना कौन? इसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर से परेशान होकर लोगों ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद लोगों को समझ आया कि जब तक पावर किसी अकेले इंसान के पास होगी, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती रहेंगी। और एक बार फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, जिसके मुताबिक अब एक अकेला इंसान गवर्नमेंट का हेड नहीं होगा। नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक 5 लोगों की डायरेक्टरी बनाई जाएगी, जो सारे आपस में मिलकर फैसले लेंगे। सुनने में तो यह सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह थी कि ये 5 लोग मिलकर किसी डिसीजन को ले ही नहीं पा रहे थे। कोई हाँ बोलता था तो कोई ना। साथ ही साथ छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा था। और जैसे ही आसपास के देशों ने देखा कि फ्रांस में कोई भी लीडर नहीं है, वो फ्रांस पर बैक टू बैक हमला करने लगे। तभी फ्रांस की आर्मी में एक नया लीडर उभरकर सामने आता है, नेपोलियन बोनापार्ट, जो अपनी सटीक प्लानिंग से आसपास के सभी देशों को वॉर में हरा देता है। यहां से फ्रांस की हिस्ट्री एक नया मोड़ लेती है, जब नेपोलियन बोनापार्ट धीरे धीरे नेशनल असेंबली के लोगों को ही मरवाने लगा और अपनी ही देश की आर्मी के साथ कब्जा कर लिया और खुद को फ्रांस का नया एम्परर डिक्लेयर कर दिया, जिसकी पूरी कहानी हम क्लास 10th की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जहां डीप में नेपोलियन बोनापार्ट की स्टोरी डिस्कस की गई है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले छोटे और प्यारे से टॉपिक की ओर। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? मतलब क्या वुमेन्स को इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ फायदा हुआ भी या नहीं? फ्रांस में ज्यादातर वुमेन्स थर्ड एस्टेट से बिलोंग करती थीं, जो न सिर्फ घर संभालती थीं बल्कि बाहर के काम भी करती थीं, जैसे खेती किसानी करना या ब्रेड फैक्ट्री में जाकर ब्रेड बनाना। यहां तक कि जब नेशनल असेंबली ने पहली बार टेनिस कोर्ट में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिससे किंग की पावर लिमिट की जा सके, उस कॉन्स्टिट्यूशन पर किंग ने साइन करके अप्रूवल देने से
साफ साफ इनकार कर दिया था। उस टाइम पर वुमेन्स ही थीं जो किंग के पैलेस को चारों ओर से घेर लीं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी किंग को नेशनल असेंबली द्वारा बनाए उस कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करना पड़ा। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में साइन करवाने के लिए विमेन्स राजा को घेर कर अपनी जान दांव पर लगाई थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन्स को राइट टू वोट भी नहीं दिया गया था। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि विमेन्स ने अपनी आवाज नहीं उठाई। जिस तरह थर्ड एस्टेट के मेंस ने अपनी बातें नेशनल असेंबली तक पहुंचाने के लिए जैकोबिन क्लब बनाया था, उसी तरह विमेन्स ने भी पूरे देश में 60 से भी ज्यादा क्लब्स बनाए, जिनमें से सबसे फेमस था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, जिनकी मेन मांग थी कि हमें भी उतनी ही पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए जितनी मेंस के पास हैं। शुरुआत के समय में जब जैकोबिन क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर गवर्नमेंट के हेड बने, उस समय उन्होंने बहुत से गलत फैसले लिए, लेकिन विमेन्स के लिए उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी की। जैसे सारे स्टेट्स में स्कूल्स बनाए गए जो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही कंपलसरी थे। इसके अलावा उस समय मेंस चाहे तो वो विमेन्स को डिवोर्स दे सकते थे, लेकिन डिवोर्स देने का हक विमेन्स के पास नहीं था, जिसे उन्होंने लीगल किया। साथ ही साथ उन्होंने विमेन्स को ट्रेनिंग दिलाई, जिससे वो भी छोटे मोटे बिजनेस करके अपना घर गृहस्थी चला सकती थीं। लेकिन आगे चलकर जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को मौत की सजा सुनाई गई और उसकी जगह पर 5 लोगों की डायरेक्टरी बनाई गई देश को गवर्न करने के लिए, उस समय पर उन्होंने विमेन्स की आवाज दबाने के लिए काफी सारे फैसले लिए। जैसे सारे क्लब्स को बैन कर दिया गया, जितनी भी विमेन्स सरकार के खिलाफ विद्रोह करती उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था और ज्यादातर विमेन्स पर मुकदमा चलाकर उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती थी। इसके अलावा जिस तरह से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने विमेन्स के लिए कुछ अच्छे फैसले लिए, क्योंकि वो भी थर्ड एस्टेट के एक गरीब परिवार में ही पला था और वो गरीबी को समझता था, ठीक उसी तरह उसने एक और अच्छा डिसीजन लिया, जो था स्लेवरी खत्म करने का। और इसी को जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 14th सेंचुरी की शुरुआत में जब यूरोप के कुछ देश दुनिया के सबसे ताकतवर नेशंस में गिने जाते थे, उनके पास पैसा था और सबसे खास एडवांस्ड वेपन्स, और बाकी दुनिया वो तो अभी बेसिक चीजों के साथ सरवाइव कर रही थी। तो यूरोप वालों ने क्या किया? जहां तक उनका बस चला, उन्होंने अपना राज जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने अफ्रीका, अमेरिका और बाद में एशिया तक को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। लेकिन बॉस, सबसे खतरनाक पार्ट था उनका स्लेव सिस्टम। अफ्रीका के लोग जो सिंपल ट्राइबल जिंदगी जी रहे थे, उनको जबरदस्ती पकड़ के बंदूक की धमकी देकर शिप्स में ठूंस दिया जाता था, जहां ना रोशनी थी, ना हवा, ना खाना। महीनों तक का ट्रैवल होता था और अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका वहीं पर द एंड, गोली मारकर समंदर में तड़पने के लिए फेंक दिया जाता था। जब ये लोग फाइनली अमेरिका पहुंचते तो वहां उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता, शुगर केन के खेत में, कॉटन फार्म्स में, टोबैको प्लांटेशंस में, और जो भी उगता था प्रॉफिट के लिए वापस से यूरोप में बेचा जाता था। स्लेवरी सिस्टम से यूरोप की इंडस्ट्रीज ग्रो होती गईं। उन्होंने नए शिप्स, नए वेपन्स खरीदे और फिर से नए लोग पकड़ने चले गए, और इस तरीके से एक स्लेव ट्रेड की साइकिल बनती चली गई। इस सिस्टम को कहते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जहां यूरोप से यूरोपियंस जाते थे अफ्रीका, अफ्रीका से इंसान उठाए जाते थे जिन्हें अमेरिका ले जाकर काम कराया जाता था, और जो भी प्रॉफिट होता वो वापस से यूरोप पहुंच जाता। लेकिन जब फ्रांस में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार बनी, उसने स्लेवरी को बंद कर दिया। उसका मानना था कि इंसान कोई भी हो, उसके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, और जितने भी स्लेव्स फ्रांस में कैद थे उसने उन्हें भी आजाद कर दिया। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल थोड़ी होता है। जब नेपोलियन पावर में आया, उसने फिर से स्लेवरी चालू करा दी। खैर, इन स्लेव्स की जिंदगी तो जानवरों से भी बदतर थी, लेकिन सवाल यह आता है कि उस समय एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी, और इसी को जानेंगे हम हमारे आखिरी टॉपिक में, जो है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी लोगों की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थीं, बट स्टिल इस रेवोल्यूशन की वजह से लोगों की जिंदगी काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी। जैसे अब लोगों के पास राइट्स थे जिन्हें कोई चाह के भी नहीं छीन सकता था, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन लॉज की वजह से लोगों के पास किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार था। पहले जो लोग किंग के खिलाफ बातें तक नहीं करते थे, अब लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी आवाज उठाने लगे। अब न्यूज़पेपर और मीडिया हाउसेस कुछ भी प्रिंट कर सकते थे बिना किसी रोक टोक के, जिससे लोगों के आइडियाज और थॉट्स अब और भी तेजी से स्प्रेड हो पाए। और बहुत से देशों ने फ्रांस से इंस्पिरेशन लेकर रिपब्लिक गवर्नमेंट सेटअप की। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।